बड़ा नंबर है रिटेलर्स का जो लॉस करता है, और इसके पीछे की वजह होती है स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन। जी हाँ, कोई स्टॉक मार्केट में आपकी स्क्रीन के पीछे ऐसा बैठा हुआ है जो चाहता है कि आप पैसे ना कमा पाएं, इसीलिए जानबूझकर आपको ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो एक ट्रैप होता है जिसमें आप फंस जाते हो और आपका इवेंचुअली लॉस हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ट्रैप्स कौन बनाता है, वो ट्रैप्स कैसे बनाता है, और उस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हो। यानी हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर साइकोलॉजी की, कि आपके स्क्रीन पे बैठा हुआ, आपके स्क्रीन के उस तरफ बैठा हुआ आदमी जिसके हाथ में 10,000 करोड़ रुपए, 20,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए, वो किस तरीके से सोचता है, वो कैसे चाहता है कि आप काम करो, और उसी की जाल में उसी के हिसाब से आप काम करते हुए चले जाते हो और फंसते हुए चले जाते हो। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां पर हम जानने समझने वाले हैं ऑपरेटर साइकोलॉजी के बारे में। यहां पर हम सीखेंगे ऑपरेटर साइकोलॉजी क्या होती है, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या है, ट्रैपिंग्स मार्केट में कैसे होती है, और कुछ रियल लाइफ चार्ट में एग्जांपल्स की मदद से समझाऊंगा कि कहां कहां पे साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट या चार्ट रीडिंग में जरा भी इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपका नजरिया बदल देने वाला है चार्ट देखने का। एक बार बस पूरे मेरे साथ बने रहेगा थ्रू आउट द होल वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मिश्रा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नए वीडियो में। तो अगर आपको ट्रूली ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में ट्रैप्स क्यों होते हैं, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में काम करने वाले प्लेयर्स कितने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैटेगराइजेशन जो किया जाता है वो मेनली दो पार्ट्स में किया जाता है। पहले हमारे पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके पास इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी मतलब पैसा है, कि जब भी वो मार्केट में ट्रेड लेने जाते हैं उनके ट्रेड लेने से मार्केट का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। आप सब्जी मंडी जाते हो, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में आप सब्जी मंडी गए, वहां पे आपको मान लीजिए आलू खरीदना था, पोटैटो खरीदना था। अब वहां पे आपको केवल 2 किलो आलू खरीदना था। तो अगर आपको 2 किलो आलू खरीदना रहेगा तो क्या आप दुकानदार से ज्यादा मोल भाव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। जो भी बाजार में भाव चल रहा है उसी भाव में आपको आलू खरीद के लाना पड़ेगा। बट दूसरे एग्जाम्पल में आप ये मानो कि आप यहाँ पे 2,000 किलो आलू खरीदने वाले हो, 2,000 kg ऑफ पोटैटोज बाई करने वाले, तो आप पूरे मार्केट में रेट हिला सकते हो। आप बोलोगे भाई मुझे इतना खरीदना है, मैं इसी दाम पे खरीदूंगा, आप मुझे दो। आपके बाइंग या सेलिंग डिसीजन से मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले होते हैं बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स वो होते हैं जिनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है या इतने बड़े क्वांटिटी में वो काम करते हैं कि जिससे मार्केट यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है। तो इन बिग प्लेयर्स को ही हम ऑपरेटर बोलते हैं। कुछ लोग इन्हें ऑपरेटर बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें स्मार्ट मनी बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें मार्केट मेकर बोलते हैं। तो इनके यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नाम जो है वो आ जाते हैं। दूसरे तरफ हमारे पास वो लोग होते हैं जिनके पास इतनी बड़ी पोजीशन नहीं होती है। इनको हम यहाँ पे रिटेलर्स कहते हैं। रिटेलर्स मतलब जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे लोग होते हैं। तो रिटेलर्स मतलब यहाँ पर इनके पास जो कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। इसलिए जनरली रिटेलर क्या करता है, रिटेलर मार्केट में यहाँ पे रिएक्शन देता है। रिएक्शन मतलब जब भी मार्केट चलता है तो मार्केट चलाने वाले लोग कौन है? मार्केट चलाने वाले लोग हैं। इन लोग जो एक्शन लेते हैं उस एक्शन से मार्केट चलता है, और उसी मार्केट चलने पे हम रिएक्शन देते हैं। अगर हमारा रिएक्शन सही रहता है तो हमारे पैसे बन जाते हैं, अगर हमारा रिएक्शन गलत रहता है तो उस समय पे हमारे पैसे नहीं बनते। ये सिंपल गेम है यहाँ पे। बाकी देखोगे ये बिग प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं। बिग प्लेयर्स यहाँ पे आप मल्टीपल एग्जांपल्स ले सकते हो। बिग प्लेयर्स मतलब एफआईआईज हो गए, एफआईआईज को भी बिग प्लेयर कहा जाता है। डीआईआई हो गए, एफआईआई मतलब विदेश की कंपनियां, डीआईआईज मतलब जो हमारे देश की कंपनियां हैं जो मार्केट में पैसा लगाती हैं। फिर एचएनआईज भी होते हैं। एचएनआईज मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है। उसके साथ साथ कई देशों की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे मार्केट ऑपरेट करना पसंद करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे फंड्स वगैरह होते हैं जिनको उन्हें मार्केट में डालना होता है। तो कई बार तो वो कंपनियों के थ्रू लगाते हो, कई बार वो खुद मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो भी एक ऑपरेटर बन जाते हैं। रिटेलर्स की बात करूँ तो रिटेलर्स मतलब सिंपल भाषा में भैया आम जनता। जो यहाँ पे आम जनता है, मतलब मान लो अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए भी है ना, तो भी आप आम जनता ही हो, आप कोई बहुत बड़ी खास आदमी नहीं हो। 10, 15, 20 करोड़ से मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। 10, 15, 20 हजार की तो बात ही और है। तो ये दोनों प्लेयर्स मार्केट में होते हैं। अब लड़ाई है इन्हीं दोनों के बीच में, ये बिग प्लेयर्स के बीच में और रिटेलर्स के बीच में यहाँ पर लड़ाई है। अब आपको एक बात पता है या नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट जो होता है उसे हम जीरो सम गेम कहते हैं। जीरो सम गेम मतलब क्या होता है? जीरो सम गेम मतलब यहाँ पे अगर आप सारे चीजों को जोड़ दोगे ना तो जो नेट वैल्यू आपको मिलेगी वो जीरो मिलेगी। अगर यहाँ पे रिटेलर ने
100 रुपए का नुकसान किया है, तो वो 100 रुपए किसी ने तो कमाए हैं। अब ये 100 रुपए का जो लॉस है, हो सकता है किसी दूसरे रिटेलर ने कमाया हो। तो जनरली क्या होता है, किसी दूसरे रिटेलर ने यहाँ 20 रुपए कमाया है और यहाँ पे स्मार्ट मनी ने 80 रुपए कमाया है, जो यहाँ पे 100 रुपए का लॉस हुआ है। तो जनरली इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम होता है। तो एक नजरिया अगर देखा जाए, आपकी सीधी लड़ाई किसी ऐसे से है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास आपसे ज्यादा रिसोर्सेस है, बट फिर भी आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना है। अब आप 2 मिनट जरा सोचो और बताओ, ये वर्ड मैंने सही यूज किया या गलत यूज करा। आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना है क्या? द आंसर इज नो। आपको कभी भी मार्केट के अगेंस्ट खड़े नहीं हो। तो हम बोलते हैं ना कि भैया मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ। तो मार्केट इज नॉट, मतलब मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है। मार्केट क्या है? रिएक्शन का नतीजा है ना, प्राइस मूवमेंट। तो ये तो मार्केट है। जब हम कहते हैं मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, मतलब ये बिग प्लेयर्स के मत जाओ। तो जो भी रिटेलर बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट जाता है, बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो, उनसे अगर आप लड़ाई कर रहे हो, तो आपके लॉसेस होंगे। तो सारा टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम इनको डिकोड कर सके, ये बिग प्लेयर्स को डिकोड कर सके और इनके साथ हम अपनी पोजीशंस को बना सके। तो कभी भी इनके अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको इनके साथ रहने की कोशिश करना है। तो देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स होते कौन है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। और आप एक बार खुद अपने आप को एनालाइज करना कि मैं ऑपरेटर हूं। ये मान लो इस वीडियो के दौरान कि आप ही एक ऑपरेटर हो, और फिर आप कैसे मार्केट में काम करोगे ना, उसको सोचने की कोशिश करना। धीरे धीरे मैं उस जर्नी में आपको आगे ले जाऊंगा। अगर आप ये सोच लेते हो तो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता होगा कि वो किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एफटीएस। यहाँ पे कोई भी XYZ में कंपनी ले रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो एफटीएस कंपनी है, इस कंपनी ने बहुत बढ़िया काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कंपनी थोड़ी सी अंडररेटेड थी, बट इसने अब बहुत बढ़िया काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम कुछ भी मान लो, इस ऑपरेटर का नाम है ए। तो ए जो ये ऑपरेटर है, इसको ऐसा लगता है कि इस कंपनी का अभी जो करंट प्राइस है, इस कंपनी का जो करंट भाव है वो 200 रुपए है, अभी करंट भाव इसका है। लेकिन ऑपरेटर को ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और ये किस बेसिस पे लगता है? कुछ भी इसने एनालिसिस करा हो, इसने मेरी कंपनी का, मतलब इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, या फिर इस कंपनी का इसने टेक्निकल एनालिसिस किया हो। जनरली जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उस सब की एनालिसिस ही करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा क्यों नहीं करते? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भाई इनके काम से ही बनता है। अगर ये बाई करेंगे तो चार्ट ऊपर चले जाएगा, तो टेक्निकल एनालिसिस करके उतना फायदा नहीं है। यहाँ पे ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके जो ये ऑपरेटर था, उसको लगा कि ये जो एफटीएस कंपनी है, इसका भाव 400 रुपए होना चाहिए। ये जो 200 रुपए इसका भाव है, ये मुझे यहाँ पे सस्ती मिल रही है कंपनी, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको खरीदता हूँ। तो ऑपरेटर ने इतना दिमाग लगाने के बाद ये डिसाइड करा कि मुझे यहाँ पे एफटीएस के स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। ये ऑपरेटर ने डिसाइड कर लिया। अब आप सोचो, ऑपरेटर ने यहां बाई करने का डिसाइड कर लिया, लेकिन ये ऐसे मार्केट में चला गया। इसको कितना बाई करना था? इसको बाई करना था 10 लाख शेयर्स। ठीक है, अब छोटी क्वांटिटी तो खरीदेगा नहीं 2 शेयर्स 3 शेयर्स तो खरीदेगा नहीं, इसको खरीदना था 10 लाख शेयर्स। अब ये जो 10 लाख शेयर्स ये बाई करेगा, तो कोई ना कोई तो सेल करने वाला होना चाहिए। अगर कोई इन्हें बेचने के लिए राजी नहीं है, तो खरीदेंगे कैसे भैया? 10 लाख शेयर्स खरीदेंगे कैसे जब कोई बेचना ही नहीं चाहता है? तो इन्हें चाहिए 10 लाख ऐसे ऑर्डर्स जहां पे लोग यहाँ पे बेच रहे हो। तो 10 लाख इन्हें सेल के ऑर्डर्स चाहिए। तो अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है, अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है, इसमें सब कुछ अच्छा 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 रहेगा, तो कौन बेचने के लिए आएगा? आप मुझे बताओ, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर भैया है, या फिर चलो आप हो, ये जो ए मैंने लिखा है ना, ये आप हो। अब आप सोचो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। आपके सामने इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी है, तो व्हाट यू विल डू, ये मैं बताता हूँ क्या करते हैं। तो ट्रेडर्स, इससे पहले हम आगे बढ़े और इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को कंटिन्यू करें, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको ऑफर करता है फ्री ब्रोकरेज बिना किसी हिडन चार्जेस के। जी हाँ, यहाँ पर मैं मिराई एसेट द्वारा आ जाने वाले एमस्टॉक प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको फ्री ब्रोकरेज ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 तरीके के प्लान्स मिलते हैं। एक प्लान रहता है 999 रुपीज़ का, जिसमें आपको 0 ब्रोकरेज मिलता है, और अगर आप एक्स्ट्रा 999 रुपीज़ पे करते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम, तो आपको लाइफ टाइम फ्री एएमसी भी मिलता है।
तो ये दोनों प्लान्स है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर MTF ई मार्जिन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप इस ब्रांड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पिछले 1 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अपने साथ ऐड किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एम स्टॉक में एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, वॉइस सर्च और प्री डिज़ाइन इंडेक्स बास्केट, जो आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। और अगर हम इसकी पेरेंट कंपनी मिराई एसेट के बारे में बात करें तो ये पास्ट 15 साल से एक क्रेडिबल सर्विस प्रोवाइड करते हुए आ रही है और उन्हीं का प्रोडक्ट ये एम स्टॉक है। तो फिर आप इस प्लेटफॉर्म को एक बार ज़रूर चेकआउट करेगा। जो लिंक्स हैं और जो प्लान्स के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर भैया है, इन्होंने ये दिमाग लगाया। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्टॉक इस तरीके से ऐसे घूम रहा था, मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरीके से ऐसे थोड़ा ऊपर आया हुआ था और यहाँ पे इस तरीके से आके एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक का प्राइस। अब यहाँ पे अगर वो डायरेक्ट बाइंग करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे वो डायरेक्ट बाइंग का ट्रेड्स लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे बाकी रिटेलर भी बाइंग करने आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 लाख ऑर्डर उनको कैसे मिलेगा भाई सेल का? तो उनका तो क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब उनका यहाँ पे ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। उनके लिए रास्ता पूरा क्लियर है लेकिन उनका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्या कभी भी आपके साथ ऐसी दिक्कत आई है? आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, HDFC बैंक, यहाँ सब ट्रेड लेते हो, क्या कभी आपके साथ ये दिक्कत आई? कभी नहीं आई होगी। लेकिन रिटेलर्स के साथ ये दिक्कत कभी नहीं होती क्योंकि वो मार्केट बना नहीं रहे होते। जो मार्केट बनाने वाले लोग होते हैं, मार्केट मेकर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि उनका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट का जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी क्रिएशन। वो जानबूझ के आपके ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। अब मैं अभी लिक्विडिटी को समझाऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन वो जबरदस्ती लिक्विडिटी को क्रिएट करेंगे मार्केट में। लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है देखो। अब वहां पे ये इसको सिंपल ब्रेकआउट नहीं करवाएंगे, ये सिंपल ब्रेकआउट यहाँ पे आने वाला ना, वो इसको सिंपल ब्रेकआउट करवाएंगे नहीं। वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर गया और फिर यहाँ पे वो आपको ब्रेकडाउन दिखाएंगे। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा, रिटेलर्स को क्या लगेगा, जनता को क्या लगेगा कि यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया है, अब ये प्राइस जो है वो नीचे गिरने वाला है। तो जब प्राइस नीचे गिरता है तो आप क्या करते हो? तो आप यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर डालते हो। तो आप यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स डालोगे। आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, जनता यहाँ पे सेल कर रही है, और ये जो रिटेलर था, सॉरी जो ये ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑपरेटर यहाँ पे बाई कर रहा है और इसका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसे लिक्विडिटी मिल रही है, उसे आपके ऑर्डर्स मिले, उसे इतना मालूम है कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं ना कि मैं अपने दम पे अकेले ऊपर लेके जाऊंगा, इतना भी गिरा दूं ना फिर भी मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा। ये उसको कॉन्फिडेंस है। उसको दिक्कत थी, उसको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, उसने नीचे ब्रेकडाउन दिखाया, उसको यहाँ पे ऑर्डर मिल गए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ये लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे लिक्विडिटी को आर्टिफिशियली हंट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो देखिए लिक्विडिटी का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। लिक्विडिटी का डेफिनेशन है द एफिशिएंसी और ईज मतलब होता है आसानी से, विथ विच एन एसेट, एसेट मतलब स्टॉक्स हो गए, कुछ भी हो गया, और सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी कैश विदाउट अफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस। मतलब बिना मार्केट प्राइस, जो भी उसका प्राइस चल रहा है स्टॉक का या इक्विटी का, बिना उसको ज्यादा इफेक्ट किए आप किस तरीके से अपनी पोजीशन में एंट्री या एग्जिट कर सकते हो, अपनी पोजीशन में आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं यहां पर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का एक सबसे सिंपल एग्जांपल बताऊं, जहां पे आप भी मजबूर रहते हो और आप भी परेशान रहते हो। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था? हाल फिलहाल में यहां पर पेटीएम के शेयर्स पर आरबीआई ने पेटीएम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कुछ चीजें उनकी बैन हो गई थी। पेटीएम एक शेयर है, तो वहां पे आरबीआई ने क्या कहा था कि आपकी कुछ चीजें यहां पे हम बैन कर रहे हैं। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई ना, ये न्यूज बन गई सबके लिए सरप्राइज। जैसे ये न्यूज मार्केट में आई, सभी कोई सरप्राइज हो गए, सबको रियलाइज हुआ कि भाई पेटीएम के धंधे पे बहुत बड़ी चोट आई है, पेटीएम को अब हमें सेल करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना जहां पे सब कोई सेल करने के लिए तैयार था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अपने शेयर्स को सेल करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी यहाँ पे बाई करने के लिए तैयार नहीं था। यानी मार्केट में जो नंबर ऑफ बायर्स थे उनकी संख्या हो गई थी 0 और नंबर ऑफ सेलर्स की संख्या हो गई थी बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है इस कंडीशन में किसी का भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा?
किसी का भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो सबको ये बात मालूम है, सबको क्या पता है कि अब पेटीएम के शेयर्स की हालत खराब हो गई, पेटीएम के शेयर्स गिरने वाले हैं, लेकिन ये जानते समझते हुए भी कोई अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लग गया लोअर सर्किट। लोअर सर्किट क्या होता है? लोअर सर्किट इसी सिचुएशन को बोलते हैं जब कोई भी स्टॉक को बाई करने के लिए तैयार नहीं है और सेल करने के लिए सब कोई तैयार है। तो ये एक कॉमन सी सिचुएशन है जो अक्सर होती रहती है, और यही दिक्कत जो स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स हैं उनको हर रोज फेस करना पड़ता है। तो ये लिक्विडिटी को मार्केट में बनाए रखने के लिए वो ट्रैपिंग का यूज करते हैं। तो बेसिकली 2-3 मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके मैं उन सभी का डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला मेथड है वो है ट्रैपिंग का। तो सबसे पहले वो यहाँ पे ट्रैपिंग यूज करते हैं। ट्रैपिंग क्या होता है? आपको जानबूझकर कुछ गलत चीजें दिखाई जाएंगी जिसके मदद से मतलब उन चीजों को देखते हुए आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लोगे और फिर आप वहां पे फंस जाओगे। दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है, आपके स्टॉप लॉसेस को भी हंट किया जाता है। मतलब मान लो मार्केट को जाना ऊपर ही है तो मार्केट आपसे बाई करवाएगा। मान लो मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपने बाई का कोई ट्रेड ले लिया, अब आपने बाई का ट्रेड यहाँ पे लिया, लेकिन आपका जो सेल का स्टॉप लॉस है ना वो यहाँ कहीं पड़ा रहेगा। या आप स्टॉप लॉस तो लगाते हो ना मार्केट में, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, जैसे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होगा ना फिर यहाँ से ऐसे ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जो ऑपरेटर था उसने बाई किया और फिर वो मार्केट को ऊपर लेके चला गया। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग भी होती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रैपिंग भी होती है, और इन दोनों तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी को क्रिएट किया जाता है। तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि क्यों आप बार बार फंसते हो। देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूं केवल इंट्रोडक्शन के लिए, यहां पर मैं आपको लिक्विडिटी और ट्रैपिंग सिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप बस लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। आप अगर लाइक कमेंट शेयर कर दोगे तो यूट्यूब बाकी लोगों को भी वीडियोस दिखाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट है। मैं ये स्ट्रैटेजी भी आपके लिए जल्द लेके आऊंगा इसी चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी चैनल पे आएगी तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बस आपको चार्ट में चल के वो चीजें दिखानी है एग्जैक्टली। अभी तो बस बातें कर रहे हैं ना, अब चार्ट में चल के मुझे वो चीजें आपको दिखानी भी है। देखो वाई देयर इज ट्रैपिंग। अब आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मार्केट में ट्रैपिंग क्यों होती है। एक सिंपल शब्द में बताऊं, टू क्रिएट द लिक्विडिटी। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहे ना तो ट्रैपिंग होगी ही नहीं, मार्केट में ट्रैपिंग होगी ही नहीं। लेकिन कितना भी ज्यादा लोग आ जाए ना, अगर आपको लग रहा है कि सर लोग बढ़ जाएंगे तो ट्रैपिंग कम हो जाएगी, नहीं, कितने भी लोग आ जाए, जो बड़े प्लेयर्स हैं फंड्स हैं उनका भी साइज बड़ा होते रहता है। तो इसीलिए लिक्विडिटी ट्रैपिंग, लिक्विडिटी हंटिंग, ये सारी चीजें चलती रहेंगी यहाँ पे। चलिए अब डायरेक्ट चार्ट में चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर चार्ट में इसको एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। देखो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी अपने टाइम पे इस चीज को सीखने की कि ऑपरेटर करता है तो काम कैसे करता है, लेकिन ये पूरी चीजें धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से यहाँ पे समझ में आई कि हाउ ऑपरेटर थिंक्स। अभी भी मैं ये बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहा हूँ ना कि मैंने उनको 100% डिकोड कर लिया। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी टेक्निक्स जो वो लगाते हैं जो अभी भी मैं डिकोड नहीं कर पाया, लेकिन जितना चीजें मुझे मालूम है लगभग 80-85% चीजें वो मैंने आपके साथ शेयर करी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं चार्ट में और एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली ट्रेडर्स यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुका हूँ 5 मिनट का। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि वो चाल आप समझ सको कि कैसे हर छोटे छोटे मूवमेंट में ना आपको मार्केट निकालने की कोशिश करता है, आपको ऑपोजिट साइड खड़ा करने की कोशिश करता है। तो उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो ये सिंपल एग्जाम्पल है, दिन शुरू होता है। अब दिन में पहली कैंडल बनती है यहाँ पे आपके पास एक रेड कैंडल। रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो जो एग्रेसिव लोग हैं वहाँ किसी ना किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा। तो उन सेलर्स, वो सेलर्स तो यहाँ पे फंस चुके हैं। वो कैसे आपको आइडिया लगेगा, देखो पहली बात यहाँ है कल का लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। जब भी प्रीवियस डे का लो टूटता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट अब बेरिश हो गया, चलो हम सेल करते हैं, और वो यहाँ पे किसी भी एंट्री सिग्नल का वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं रखते और इस ऑपरेटर की चाल में फंस जाते हैं। तो जिन्होंने भी रनिंग कैंडल में सेल किया ना उनको अगले कैंडल में यहाँ पे पकड़ लिया गया। अगली कैंडल ही उनको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद अगर आप स्टडी करोगे तो ध्यान से देखो, मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन मार्केट यहाँ पर रैंडम कैंडल्स बना था। आप साइकोलॉजी रीड करना। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको विक, ये आपको विक दिख रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनी है इन सारे कैंडल्स में मोस्टली जो विक थी ना वो अपसाइड थी।
अब आप अपने से रीज़न पूछो, ये विक अपसाइड क्यों थी? अपसाइड विक पता है कब बनती है? जब मान लो इस तरीके से ऐसे चार्ट जा रहा है, यहाँ पे मार्केट में अचानक से बाइंग आई, ये कोई हाईएस्ट पॉइंट लगा और फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे गिर गया, यहाँ कहीं पे आके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे जो हाई और क्लोजिंग के बीच में गैप है ना, यही विक बन जाता है, यही ये शैडो बन जाता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली शैडो आपको दिख रही है क्या है? ये ऊपर वाली शैडो है ना बाइंग के ऑर्डर्स, तो इसको हम कहते हैं हिडन बायर्स। ये जो भी शैडोज बनती है ऊपर की तरफ, उनको हम हिडन बायर्स कहते हैं। तो यहाँ बाइंग कौन कर रहा है? यहाँ पे बाइंग ऑपरेटर कर रहा है, वही बाद में मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। तो अगर ये कैंडल साइकोलॉजी आप रीड करो तो क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइंग आ रही है। अब यहाँ पे ये बाइंग आ रही है, चलो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, कुछ लोग बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। तो अब आप क्या करोगे वो देखना। अब मैं यहाँ पे आपको, पहला तो मैंने शैडो रीड करना आपको सिखाया, दूसरी चीज आप देखो, यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बन रही थी ना, अगर इस वाले कैंडल को छोड़ दो तो कोई भी प्रॉपर कैंडल नहीं बनी थी, सब में विक्स थी। लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक आपको दो प्रॉपर रेड कैंडल्स देखने को मिलती है। तो ये दो रेड कैंडल्स बनने के बाद ही मार्केट ऊपर क्यों गया? मार्केट चाहता तो यहां से भी इस तरीके से ऐसे ऊपर निकल सकता था ना। तो ये दो रेड कैंडल बनने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गया? दो रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर इसलिए गया क्योंकि इन दो रेड कैंडल्स में अब बहुत सारे लोगों को लगना होगा कि मार्केट में अब सेलिंग आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे सोच रहेंगे कि ये ऊपर से तो रिजेक्शन आ रहा है, बायर्स कोशिश कर रहे हैं बट वो फेल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूँ। असल में सेल की जो एंट्री बनती ना, वो इस लेवल के नीचे बनती क्योंकि ये 0.6 का लेवल था यहाँ पे, और अगर यहाँ पे इस डे लो के नीचे शायद ये एंट्री बन सकती थी। बट यहाँ पे हड़बड़ी में आके, जल्दीबाजी में आके, फोमो में आके बहुत सारे लोगों ने सेल करने की कोशिश करी होगी। और ये जो सेल के ऑर्डर्स थे, यहाँ पे जो रिटेलर सेल कर रहे थे, यही था यहाँ पे बाई ऑर्डर किसका? स्मार्ट मनी का। तो जो रिटेलर के सेल ऑर्डर थे वो बाई में कन्वर्ट हो रहे थे स्मार्ट मनी के। तो यहाँ पे ये दो कैंडल्स लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए बनाई गई, और देखो फिर यहीं से आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है। उसके बाद भी यहाँ पे फिर एक पुल बैक आता है, फिर रिवर्सल। तो इस तरीके से कभी भी मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट या कुछ भी होना होता है, मार्केट कोशिश करता है कि प्रॉपर ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करना ही लिक्विडिटी होता है। एक्यूमुलेशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, तो शायद आज आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको एक्यूमुलेशन क्यों कहते हैं। एक्यूमुलेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको ट्रैप करके, आपका एसएल क्रिएट करके अपने ऑर्डर्स को फुलफिल किया जा रहा है। तो ये तो बेसिक एक सिंगल दिन का एग्जांपल था। ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत बार, बहुत समय देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और भी अमेजिंग एग्जांपल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे इस जगह पे आप देखोगे तो ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। लाइन ड्रॉ करना जानते हो ना, तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना कुछ इस तरीके से बताया गया। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल करने से पहले, इतनी बड़ी गिरावट से पहले मार्केट आपको क्या दिखाता है? एक बहुत तगड़ी फास्ट मोमेंटम। ये फास्ट मोमेंटम देख के मैक्सिमम लोगों को लगने लगेगा कि अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे एक पुलबैक है, तो इस जगह पे बहुत सारे लोग बाइंग करने का ही सोचेंगे। आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड होते तो आप किस चीज़ का प्लान करते? लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखाता है, और ये ब्रेकआउट दिखा के, यहाँ पे बाइंग दिखा के आपको ट्रैप करके फिर नीचे की तरफ गिर जाता है। इससे बचने का एक सिंपल रूल है, मैंने अपने वीडियोस में भी कई बार बताया कि थर्ड टाइम पे आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रेफर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे थर्ड टाइम आया हुआ था, तो यहाँ पे आपको मोस्टली रिवर्सल ही प्रेफर करना चाहिए। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक यहाँ पे ट्रैप ही हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप करके फिर इतना तगड़ा यहाँ पे फॉल करता है। यानी जितना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगा, जितना ज़्यादा ट्रैप्स होंगे, उतना बड़ा में भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे चार्ट में ना बहुत सारे एग्जांपल्स को ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मार्केट को इतना नीचे गिरना था, यहाँ एक बार ट्रेंड लाइन को आप भूल जाओ, मैं आपको ये बॉक्स बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट को यहाँ पे इतना ज़्यादा नीचे गिरना था, मार्केट को यहाँ पे इतना नीचे की तरफ गिरना था, तो मार्केट यहीं से गिर सकता था ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले एक्यूमुलेशन हुआ। ये जो एक्यूमुलेशन होता है ना, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ही क्रिएट हो रही है। तो मान लो मैं एक ऑपरेटर हूँ और मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ। मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं भी एक रिटेलर कैटेगरी में आता हूँ, मान लो एक बार, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो मुझे सेल करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए ना। तो पहले मैं मार्केट को रोक के रखूंगा। मार्केट को रोक के रखने से क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ लोग सेलिंग का ट्राई करते हैं, कुछ लोग बाइंग, जैसे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स में लोग बाइंग का भी ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग बाइंग करके धीरे धीरे करके मुझे क्वांटिटी एक्यूमुलेट होते जाती है। सेलिंग बाइंग करते हुए भी ना मुझे उतनी क्वांटिटी नहीं मिली जितनी मुझे चाहिए थे। मान लो मुझे 100 क्वांटिटी की जरूरत थी, तो इस एक्यूमुलेशन जोन में मुझे मान लो अब 70 क्वांटिटीज मिल गई। लेकिन जो बाकी बची हुई 30, 40, 50 क्वांटिटीज मुझे चाहिए सेलिंग के लिए ना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक ब्रेकआउट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया गया
और इस ब्रेकआउट में फिर मार्केट आपको ट्रैप कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर्स बाई करने जाएंगे और यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो आपको सेल करेगा क्वांटिटी, और फिर मार्केट को वो इतना नीचे लेके चले जाएगा। यहाँ से बचने का सिंपल रूल ये था कि मार्केट एक करंट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में कभी भी जो अपसाइड का ब्रेकआउट होता है उसमें एग्रेसिव एंट्रीज नहीं करते, या तो मार्केट रीटेस्ट करे तब एंट्री करते, नहीं तो इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तब जाके हम एंट्री प्लान करते। ट्रेंड के साथ हम ट्रेंडिंग मूवमेंट में हम ट्रेंड के साथ एग्रेसिव एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर है वो भी चाह रहा है कि मार्केट नीचे गिरे, तभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है, इसीलिए मोस्टली हम ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप चार्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हो। इस वीडियो में तो मैं केवल 3-4 एग्जांपल्स बता रहा हूँ, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना तो मैं एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा इससे बचने का, और प्लस मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स चार्ट ट्रेडिंग की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहूंगा कि एम स्टॉक से रिलेटेड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है, जहां जाके आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नॉलेजेबल अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.